जोहार, जय हिंद साथियों। आज एक और वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ, एक नए अध्याय के साथ आप लोगों से जुड़े हैं। और आज का जो अध्याय है, चैप्टर है, वो है, हम लोगों ने गद्य खंड पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, गद्य खंड का हम लोग पहला अध्याय जो पढ़े हैं वो लेखक परिचय स्वयं प्रकाश जी के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। ठीक है, मैं इस वीडियो में भी इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, नेताजी चश्मा का जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, ठीक है, उनका लेखक परिचय के बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि लेखक परिचय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज का जो हम लोग अध्याय शुरू कर रहे हैं वो नेताजी का चश्मा, ठीक है, जिनके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। एक बहुत ही रोचक कहानी है। ठीक है, एक देशभक्ति कहानी है। ठीक है, इसमें देशभक्ति को दिखाया गया है। ठीक है, तो इस कहानी में मूलतः मुख्य रूप से 4 करैक्टर दिखाया गया है। ठीक है, पहला करैक्टर इसमें जो नाम आता है वो है हवलदार साहब। ठीक है, हवलदार साहब हैं जो एक कंपनी के काम के सिलसिले में आते जाते हैं उस चौक चौराहे से। ठीक है, हवलदार साहब। ठीक है, और दूसरा जो करैक्टर है वो है मूर्तिकार मोतीलाल जी, जो एक अध्यापक हैं, मास्टर हैं। ठीक है, मास्टर मोतीलाल जी। ठीक है, जिन्होंने नेताजी का मूर्ति बनाया, मूर्तिकार है उसका। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें करैक्टर आता है पान वाला। ठीक है ना, पान वाला आता है, एक और करैक्टर आता है पान वाला। ठीक है, पान वाला जो है, जिस चौराहे पर नेताजी का मूर्ति है, नेताजी का नहीं मतलब सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है, उसी चौक चौराहे पे मूर्ति के सामने उनका एक गुमेटी है पान का। ठीक है, वो पान वाला जो है काला मोटा और एकदम खुशमिजाज आदमी रहता है। ठीक है, देखने में काला और मोटा है। ठीक है, और खुशमिजाज आदमी है। ठीक है, और इसमें एक जिनका अहम भूमिका है, जो देशभक्ति जिसके अंदर कूट कूट के भरा है, देश का जज्बा भरा हुआ है कूट कूट के, वो एक और करैक्टर प्ले रोल करता है कैप्टन। ठीक है, कैप्टन जो नेताजी का चश्मा को रोज़ बदलता है। ठीक है, और कैप्टन जो है लंगड़ा रहता है। ठीक है, चलिए, तो आप कैरेक्टर समझ गए। इसमें 4 कैरेक्टर है, एक हवलदार साहब, एक मास्टर साहब मोतीलाल जी, ठीक है, जो मूर्तिकार रहते हैं, और तीसरा कैरेक्टर है पान वाला। ठीक है, काला मोटा खुशमिजाज आदमी, और चौथा कैरेक्टर जो है वो चश्मा वाला। ठीक है, कैप्टन लंगड़ा रहता है। ठीक है, चलिए, तो आज का कहानी शुरू करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि ये कहानी थोड़ी सी लंबी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। देखिए, प्रसिद्ध साहित्यकार वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने एक निबंध में राष्ट्र की परिभाषा देते हुए लिखा है, भूमि, जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। स्वयं प्रकाश की यह कहानी भी बहुत हद तक इसी तथ्य को बताती है। ठीक है, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने देश, देशभक्ति और देश के निवासियों की चर्चा की है। ठीक है, उसके अनुसार देश सीमाओं से ना बनकर उसमें रहने वाले नागरिकों, प्राकृतिक उपदानों जैसे नदी, पहाड़, फूल पौधे और वनस्पतियाँ तथा पशु पक्षियों से बनता है। लेखक की मान्यता यह है कि विप्रयुक्त सभी से प्रेम करना, इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करना ही देशभक्ति है। ठीक है, इसी भावना को रेखांकित करती हुई कहानी है नेताजी का चश्मा, जिसके सभी पात्र देश के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका अपने अपने तरीके से निभाते हैं। इस काम में बच्चे भी समान रूप से
सहभागी हैं उनका भी योगदान समान रूप से है। ठीक है, आइए देखिए कैसे बच्चों का भी इसमें जो है देश निर्माण में भागीदारी है। चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। ठीक है, कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक ठो नगरपालिका थी। ठीक है, नगरपालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। ठीक है, कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए। ठीक है, नगरपालिका का तो यही काम होता है। ठीक है, तो कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ठीक है, यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। ठीक है, जो इस कहानी है नेताजी का चश्मा में, वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का एक छोटे से हिस्से के बारे में है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इस कहानी को। देखिए, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होनी। ठीक है, यानी कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होनी और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान रूपरत बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड के शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। ठीक है, क्योंकि बजट कम होगा। ठीक है, या समय जो है कम रहा होगा, जिसके कारण क्या हुआ, एक अच्छे मूर्तिकार को लोग खोज नहीं पाए। अगर अच्छे मूर्तिकारी को अगर पता भी होगा तो उनके पास उसके अनुसार लागत के अनुसार बजट भी कम था। ठीक है, इसीलिए उन लोगों ने किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का यानी मौका देने का निर्णय किया गया, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही, ठीक है, मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। ठीक है, यानी वो बोल रहे थे कि हम तो महीने भर में ये मूर्ति बना के चौराहे पर लगा देंगे। ठीक है, तो ये दूसरा पात्र भी आपके सामने आ गया। ठीक है, जो मोतीलाल जी हैं वो एक ड्राइंग मास्टर हैं हाई स्कूल के। ठीक है, आगे देखिए, लेखक ने पाठ का प्रारंभ एक छोटे से कस्बे और हवलदार साहब की चर्चा से किया है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, मकानों जैसे कुछ ही मकान, एक छोटा बाजार, छोटी सी नगरपालिका आदि उसमें थे। इसी छोटे से कस्बे में किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा दी। हवलदार साहब मूर्ति वाले मुख्य चौराहे से रोज़ गुजरते थे। ठीक है, जो हवलदार साहब थे वो कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15 दिन में अपने उस चौराहे से गुजरते थे। ठीक है, आगे देखिए रोचक कहानी आगे। देखिए, जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कुछ कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह आने लगते थे। ठीक है, इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। ठीक है, इस दृष्टि से यह जो है एक सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी। क्या कसर थी?
केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं था। ठीक है, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। चश्मा था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, यानी देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। ठीक है, महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। ठीक है, देखिए, लेखक ने इस अनुच्छेद में मूर्ति के आकार प्रकार के विषय में बताया है। मूर्ति की लंबाई 2 फीट थी। ठीक है, मूर्ति की लंबाई जो है 2 फुट थी। यह मूर्ति मोतीलाल ड्राइंग मास्टर की कृति थी। ठीक है, यानी उनकी कला थी। लेखक बताता है कि मूर्ति में नेताजी मासूम लग रहे थे और मूर्ति को दिखते ही उनके आज़ादी के नारों की याद आती थी। ठीक है, कुल मिलाकर मूर्ति अपने आप में सफल थी, प्रयास सराहनीय था, कसर बस एक थी, चश्मे की। ठीक है, हवलदार साहब ने देखा मूर्ति पत्थर की थी लेकिन चश्मा रियल था। वे मुस्कुरा उठे, वे सोचने लगे, कुल मिलाकर महत्व जज्बातों भावनाओं का है। वस्तुतः इस कस्बे के नागरिक देशभक्त हैं, यानी इस कस्बे के जो लोग हैं वो देशभक्त हैं। आइए देखते हैं। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे, ठीक है, दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। देखिए क्या अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तो तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा, उत्साह और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मे तो बदल ही सकती है। ठीक है, तीसरी बार फिर नया चश्मा था। ठीक है, तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? चलिए आगे देखिए। क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। ठीक है, पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। देखिए, आपका तीसरा कैरेक्टर भी आ गया, पान वाला। ठीक है, वह कैसा था देखने में? एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी टोन थिरकी, यानी पेट हिला। ठीक है, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, ठीक है, कैप्टन चश्मे वाला करता है। ठीक है, ये आपका चौथा कैरेक्टर भी यहाँ पे आ गया, कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है, क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। ठीक है, जो हवलदार साहब थे वो कुछ नहीं समझ पाए। चलिए
आगे देखिए, पान वाला बोला, ठीक है, कि चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, ठीक है, कि चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब फिर पूछे, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, ठीक है, हवलदार साहब अब भी समझ नहीं पाए। कोई ग्राहक, यानी कि कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखड़ चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, ठीक है, उसके पास कोई ग्राहक आ गया, उसके चौड़े चौखट वाला फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर से दूसरा बैठा दिया, यानी कि जो नेताजी के आँख पर जो चश्मा लगा रहता था उसको उतार कर ग्राहक को देता था और फिर से अपना वो दूसरा चश्मा मूर्ति पर लगा देता था, ठीक है। आइए आगे देखिए, दूसरी बार जब हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि चश्मा दूसरा है। चौराहे पर खड़े खड़े हवलदार साहब ने सोचा, वाह क्या आइडिया है। तीसरी बार फिर चश्मा नया था। पान खाने के प्रसंग में हवलदार साहब ने जब मूर्ति के बदलते चश्मों का जिक्र किया तो पान वाले ने बताया कि यह कैप्टन चश्मे वाले का काम है। पान वाले ने बताया कि ग्राहक के अनुरूप चश्मा देने के चक्कर में नेताजी का चश्मा कैप्टन को बदलना पड़ता है, ठीक है। चलिए, बहुत ही रोचक कहानी है ये, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए अगला अनुच्छेद हम लोग देखिए। आइए, अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई, ठीक है। अब जो है हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है, ठीक है, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, ठीक है, बल्कि याद करती है मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी के मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को देता है और बाद में नेताजी को दूसरे फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, ठीक है। हवलदार साहब को एक बार फिर भी समझ में नहीं आया कि नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा था वो कहाँ गया, ठीक है। चलिए, पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, ठीक है। पान वाला जो है दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, ठीक है। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, ठीक है। पान वाला जो है आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिर की, कत्थे की डंडी फेंक, ठीक है, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पिक थूकी, ठीक है, नीचे पिक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया, ठीक है, मास्टर बनाना भूल गया। जो यानी मास्टर मूर्तिकार था मोतीलाल जी, वो बनाने के लिए भूल गया, ठीक है। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, ठीक है, मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था, ठीक है, वाकई कस्बे का अध्यापक था। यानी कि हवलदार साहब सही समझ रहे थे, ठीक है, कि वो एक स्कूल के अध्यापक हैं, वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला या तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी या सफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा, ठीक है। देखिए, बात हवलदार साहब की कुछ समझ में आ गई थी। चश्मे वाला ही कैप्टन था। लेखक कहता है कि हवलदार साहब को ऐसा महसूस हुआ कि कैप्टन चश्मे वाले को शायद नेताजी के बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर दुख होता है, जैसे उससे ने सोचा हो कि बिना चश्मे के नेताजी को असुविधा होगी। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान की चुनिंद चश्मों को उनके ऊपर फिट कर देता है। यह बात और
भावना दोनों हवलदार साहब को भीतर तक छू गई। ठीक है, यह बात और भावना दोनों हवलदार साहब को भीतर तक छू गई। चलिए आगे देखिए। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? ठीक है, यानी कि हवलदार साहब से रहा नहीं गया और फिर जीप रोके। ठीक है, और जाके पान वाले से पूछ ही लिए, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? ठीक है, देखिए पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। ठीक है, हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़ कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। ठीक है, हवलदार साहब को सोच में पड़ गए। ठीक है, पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। दो साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चोकर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। ठीक है, देखिए इस पैराग्राफ का जो है निचोड़ बताया गया है। दिन प्रतिदिन के अपने कार्यक्रम के अनुसार जब हवलदार साहब ने चश्मे वाले के विषय में पूछा तो पान वाले खिलखिलाकर उन्हें एक बेहद बूढ़े लंगड़े आदमी की ओर इशारा कर दिया। हवलदार साहब ने देखा गांधी टोपी सिर पर रखे, आंखों पर काला चश्मा और एक हाथ में संदूकची तथा दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए वह बूढ़ा अभी जल्दी ही एक गली से निकला था। यही कैप्टन चश्मे वाला था। ठीक है, हवलदार साहब के मन में तरह तरह के विचार उठते रहे। देखिए आगे, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। ठीक है, एक समय ऐसा हुआ जिस वक्त मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा, कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। ठीक है, उस दिन पान की भी दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपने धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। ठीक है, पान वाला भावुक हो गया था। ठीक है, वह अपने धोती के सिरे से आँख को पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। ठीक है, और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में या बैठे और रवाना हो गए। ठीक है,
यानी कि हवलदार साहब ये भावुक हो गए थे। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं पूछ पाए। ठीक है, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठकर रवाना हो गए। ठीक है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले, दांव पर लगा देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के कोई मौके ढूंढती है। ठीक है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए हैं। ठीक है, हवलदार साहब दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ठीक है, सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। ठीक है, हवलदार साहब सोचे कि उस हृदय स्थली चौक पर नेताजी का मूर्ति तो होगा, लेकिन आँखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं। ठीक है, हवलदार साहब सोचे कि आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। ठीक है, हवलदार साहब सोच रहे थे पहले से कि मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ते चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों में मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। ठीक है, यानी सावधान में खड़े हो गए। ठीक है, यानी जीप सही से रुका भी नहीं था और हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों में, ठीक है, मूर्ति की तरफ लपके और उसके सामने, ठीक है, अटेंशन होकर उन्हें सलाम किए। ठीक है, देखिए क्या देखा, जो कि गाड़ी से जीप से कूद गए हवलदार साहब। आगे देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर गई। ठीक है, आंखें नम हो गई। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा था, जैसे बच्चा लोग देखते नहीं है बांस के वो जो रहता है टहनी उसका, ठीक है, उसको लपेट के, ठीक है, इसे गोल गोल घुमा के, ठीक है, बांस वाला से, ठीक है, यहाँ पर एक फ्रेम लगा दिया जाता है इसे, इस तरह का चश्मा जो है बना हुआ था। ठीक है, समय बीतता रहा। ठीक है, देखिए समय बीतता रहा। 2 साल तक हवलदार साहब उस रास्ते से गुजरते मूर्ति पर लगे विभिन्न प्रकार के चश्मों को देखते रहे। इसी क्रम में एक दिन जब वे मूर्ति के पास रुके तो उस पर कोई चश्मा न था। हवलदार साहब के पूछने पर पान वाले ने बताया कि चश्मे वाला कैप्टन मर गया। हवलदार साहब को आज़ादी और देश पर मिटने वाली पीढ़ी की याद आ गई। ठीक है, 15 दिनों बाद जब फिर हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो यह सोचकर कि कैप्टन के ना होने से मूर्ति बिना चश्मे की होगी, वे ना तो वहाँ रुकेंगे ना ही पान खाएंगे। लेकिन जब वहाँ से गुजरे तो उनकी आंखें सहसा मूर्ति की ओर चली गई। दौड़कर मूर्ति तक पहुँचने पर उन्हें मूर्ति पर लगा बच्चों का बनाया सरकंडे का चश्मा दिख गया। लेखक कहता है कि हवलदार साहब भावुक हो गए। ठीक है, हवलदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। वस्तुतः देशभक्ति का जो जज्बा कैप्टन चश्मे वाले में था, वह उसे उन नन्हे बच्चों में छोड़ गया था। कैप्टन जिस भावना का अवलंब था, बच्चे उसी भावना के नव संवाहक थे। मरकर भी वह अपनी देशभक्ति का संदेश नई पीढ़ी को
दे गया था। ठीक है, इस तरह से देखिए बच्चों का भी भूमिका जो है देश के निर्माण में, ठीक है, देशभक्ति में, जज्बा में कमी नहीं होता है। ठीक है, तो कहानी जो है आज यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, और इस कहानी से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा बनेगा, है ना, बनने लायक है, पूछा जाने लायक है, ठीक है, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी थी, ये ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव हम अलग से करवा देंगे इस चैप्टर का। ठीक है, जो भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उसको मैं अलग से एक वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।